बताओ बताओ, बोलो, पूछो। कनेक्ट हो गया है। चलिए, कहाँ पे पहुंच गए? मृदुल में कहां तक करवा दिया मैंने? सॉफ्ट अप्रोच में है मतलब। मतलब हमने ये बता दिया था कि जो सॉफ्ट अप्रोच है या यानी कि कोमल उपागम या मृदुल उपागम है, इसका सर्वप्रथम उपयोग है वो किसने किया था? बीएफ स्किनर ने किया था। यहां तक हम पहुंच गए थे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो आगे लिखिए। इसे रचनात्मक रचनात्मक इसे रचनात्मक शैक्षणिक तकनीकी, याद है कि रचनात्मक शैक्षणिक तकनीकी, इसे रचनात्मक शैक्षणिक तकनीकी की संज्ञा दी गई है। रचनात्मक मतलब उस चीज को अनुभव करके उसकी संरचना को पहचान के उसके आधार पर शिक्षण करवाना, है ना। किसी भी चीज को वो कैसी है, उस चीज को उसकी संरचना को आपके सामने रख के, इसी को रचनात्मक संरचनात्मक शिक्षण विधि भी कहा जाता है। उसकी संरचना को पहचान के तब आपको उस चीज का अध्ययन करवाया जाता है, तो वही क्या है? संरचना, ये रचनात्मक शैक्षणिक विधि। इसे रचनात्मक शैक्षणिक विधि की संज्ञा दी जाती है। इस उपागम का अर्थ इस उपागम का अर्थ शिक्षण में इस उपागम का अर्थ शिक्षण में विभिन्न सिद्धांतों शिक्षण में विभिन्न सिद्धांतों, विधियों एवं प्रविधियों विभिन्न सिद्धांतों, विधियों एवं प्रविधियों विभिन्न सिद्धांतों, विधियों एवं प्रविधियों। प्रविधि होती है शिक्षण की एडवांस मेथड जो होते हैं, उनको प्रविधि बोला जाता है, जो कि आपके यहाँ इतना नहीं है ना। चलिए, प्रविधि एडवांस जो मेथड होते हैं उनको प्रविधि बोला जाता है ना। एडवांस टीचिंग मेथड्स को प्रविधि बोला जाता है, के प्रयोग से है। देखो, जब अपन कठोर उपागम की बात करेंगे तो कठोर उपागम में क्या है? मशीन से मतलब है। किससे मतलब है? मशीन से, टेक्नोलॉजी से मतलब है। और यहाँ पे किससे मतलब है? यहाँ पे सिद्धांत, विधियां, प्रविधियां ये मैटर करती है। मतलब ये मनोविज्ञान के आधार पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कठोर उपागम के बिना हाँ, इसी के अंदर लिखना है पॉइंट। कठोर उपागम के बिना कोमल उपागम या मृदुल उपागम कार्य कर सकता है। कठोर उपागम के बिना मृदुल उपागम कार्य कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जो कठोर उपागम है वो मृदुल उपागम के बिना संभव नहीं है, लेकिन मृदुल उपागम संभव है, क्योंकि हर शिक्षण में मशीन या तकनीकी का प्रयोग हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक तकनीकी तरीके से आपको पढ़ाते हुए मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां, सिद्धांत और फॉर्मूले यूज करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि कठोर उपागम के लिए मृदुल उपागम की आवश्यकता होगी।
है ना, उसके बिना ये संभव नहीं है। लेकिन मृदुल उपागम कठोर उपागम के बिना संभव है, क्योंकि बिना तकनीकी के करवाया जा सकता है। मैं बिना तकनीकी के चार्ट बनाऊं, चार्ट वगैरह बना के, चित्र वगैरह बना के आपके सामने वैसा मॉडल लेके आके जो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, मैं आपको करवा सकती हूँ खुद मॉडल वगैरह बना के। कॉफी उफन रही है ना। चलिए, जैसे जैसे पाठ योजना तैयार करके, इसी का एग्जाम्पल है ना, जैसे पाठ योजना तैयार करके, ये मृदुल कठोर उपागम के बिना संभव नहीं है, इसी के अंदर है। जैसे ये अलग से आपने पॉइंट बनाए, इसे अलग से मत बनाओ, है ना, जैसे इसी के अंदर करना है। लिखिए, शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में मृदुल उपागम, हाँ, मृदुल उपागम शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। कठोर सॉरी, मृदुल उपागम शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। इसी के अंदर नेक्स्ट, इसी के अंदर पॉइंट लिख दो, शिक्षक के अंतर्गत, हाँ, शिक्षक मतलब शिक्षक जो भी अंतः क्रिया करता है स्टूडेंट के साथ उसे पढ़ाते वक्त, तो इसके माध्यम से, मृदुल उपागम के माध्यम से उसे क्या बनाया जाता है, प्रभावी बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है, प्रभावी बनाया जाता है। तो लिखिए, शिक्षक, हाँ, मृदुल उपागम शिक्षक के अंतर्गत, मृदुल उपागम शिक्षक के अंतर्गत होने वाली अंतःक्रिया, अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन, अंतःक्रिया को प्रभावी बनाता है। शिक्षक के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। मतलब कुल मिला के वो सिंपल सा कहना चाह रहा है, ब्रैकेट में लिख लो, शिक्षण को प्रभावी बनाता है। मृदुल उपागम शिक्षण को प्रभावी बनाता है। मैंने दोनों भाषा में इसलिए लिखवा दिया क्योंकि शिक्षक के अंतर्गत कौन सी अंतःक्रिया की जाती है, शिक्षण की। तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कठोर उपागम। जब कठोर उपागम की बात होती है तो कठोर उपागम में किसका यूज किया जाता है, तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो बस मतलब वही है कि शिक्षण को, अधिगम को, शिक्षण को ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अधिगम करने के लिए, उसे स्थायी बनाने के लिए जब हम तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करवाते हैं तो वो क्या है, कठोर उपागम है। वो क्या है, कठोर उपागम है। ये भी मृदुल उपागम की तरह शिक्षण के लिए ही, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, बस यहाँ पे किसका प्रयोग कर लिया जाता है, तकनीकी का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे अभी ये बोर्ड है, ये नॉन टेक्निकल, ये मृदुल उपागम में आ गया, और अगर इसी की जगह यहाँ पे स्लाइड वाला बोर्ड आ जाए, आपका डिजिटल बोर्ड आ जाए, वो किस में आ गया, वो कठोर उपागम में आ गया। आप याद रख लेना, जिस भी शिक्षण के सहायक सामग्री में तकनीकी का प्रयोग हो रखा है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रखा है, वो कठोर उपागम के अंतर्गत आएगी। कार्य दोनों का एक ही है। तो लिखिए, वह सहायक सामग्री, वह सहायक सामग्री जिसके निर्माण, जिसके निर्माण या उपयोग में किसी तकनीकी की आवश्यकता होती है, जिसके निर्माण या उपयोग में किसी तकनीकी की आवश्यकता होती है, कठोर उपागम कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्रोजेक्टर, टीवी, रेडियो, स्लाइड, डिजिटल बोर्ड, टीवी, रेडियो, स्लाइड,
टीवी, रेडियो, स्लाइड, डिजिटल बोर्ड, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, और दूरदर्शी टेलीस्कोप वगैरह, है ना। प्रयोगशाला उपकरण, प्रयोगशाला में जो डिवाइसेस यूज की जाती है ना, कंप्यूटर एटसेट्रा, कंप्यूटर एटसेट्रा, ये सभी किस में आते हैं? ये आते हैं कठोर उपागम के अंतर्गत। चाक, बोर्ड, चार्ट, पेपर, पेंसिल, ये सब किस में आते हैं? ग्राफ वगैरह सब किस में आते हैं? मृदुल उपागम में, क्योंकि ये टीचर बना सकता है, इसमें किसी तकनीकी की आवश्यकता जरूरी नहीं है। चीजें समझ आ रही है? लिखिए इसी में आगे। इसे शैक्षणिक तकनीकी प्रथम भी कहा जाता है। इसे शैक्षणिक तकनीकी प्रथम भी कहा जाता है। इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहा जाता है। मृदुल को द्वितीय कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? शैक्षिक तकनीकी प्रथम। इसका मुख्य आधार, इसका मुख्य आधार भौतिक विज्ञान, क्या होती है भौतिक विज्ञान? फिजिक्स एवं अभियांत्रिकी, यानी कि इंजीनियरिंग। इसका मुख्य आधार भौतिक विज्ञान व अभियांत्रिकी से, यानी कि इंजीनियरिंग से हुआ है। फिजिक्स के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होते हैं। क्या तकनीकी का उपयोग है उनमें? अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग के द्वारा जो भी डिवाइसेस बनाई जाती हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हमने कहा था मृदुल उपागम है वो मनोविज्ञान आधारित है, सामाजिक विज्ञान आधारित है। कैसा है? मनोविज्ञान आधारित है, सामाजिक विज्ञान आधारित है और अधिगम विज्ञान आधारित है ना। उसमें मनोविज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाता है और इसमें किसको ज्यादा महत्व दिया जाता है? इसमें मशीनों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो लिख दिया आपने। इसमें नहीं, यह श्रव्य, श्रव्य मतलब सुनने वाले, और दृश्य, दृश्य, श्रव्य मतलब सुनना है ना, और दृश्य मतलब देखने वाले। ये सुनने वाली और देखने वाली दोनों ही तकनीकी पर आधारित है। यह श्रव्य और दृश्य सामग्रियों पर आधारित है, सामग्रियों पर आधारित है। मतलब अगर रेडियो की बात करें तो उसमें आप सिर्फ सुन सकते हो, अगर स्लाइड वगैरह की बात करें तो उसमें आप देख सकते हो, और अगर कंप्यूटर की, टीवी की, इनकी बात करें तो इनमें आप देख और सुन दोनों ही सकते हो। ठीक है, तो ये किस पर है? श्रव्य और दृश्य दोनों पर आधारित है। आगे लिखिए। इसमें शिक्षण अधिगम, इसमें शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मशीनों एवं उपकरणों के प्रयोग से करवाई जाती है। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मशीनों एवं उपकरणों के प्रयोग से करवाई जाती है। इसे इसे सापेक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। इसे सापेक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। इसे
सापेक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। इसका सर्वप्रथम उपयोग ए लैम्सडेन के द्वारा किया गया। इसका सर्वप्रथम उपयोग ए लैम्सडेन के द्वारा किया गया। कठोर उपागम सरल उपागम के बिना अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब अधूरा है। कठोर उपागम सरल उपागम के बिना अपूर्ण है। हाँ, सरल मतलब वही कोमल या मृदुल, ठीक है। यह उपागम मूल अनुभव प्रदान करने में सहायक है। यह उपागम मूल अनुभव प्रदान करने में सहायक है। इससे, इसी को कंटिन्यू करो, इसी लाइन को, इससे यह शिक्षण अधिगम को रुचिकर बना देता है, मतलब इंटरेस्टिंग बना देता है। कैसा बना देता है? रुचिकर बना देता है। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूं, जब भी आप किसी चीज को पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हो तो आपके ब्रेन में उसकी पिक्चर सेट हो जाती है, ठीक है। और इसमें कठोर उपागम में किसका यूज किया जाता है? पिक्चर की फॉर्म में, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जहां आप सुनने के साथ साथ देखते भी हैं। मतलब आपके सेंस ऑर्गन, ये ईयर के साथ साथ आपका ब्रेन भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। आपका ब्रेन भी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करता है। क्यों? क्योंकि वो कलरफुल चीजें, पिक्चर्स वगैरह वो आपको अट्रैक्ट करती हैं, आपके माइंड में वो प्लॉट हो जाती हैं, आपके माइंड में वो छप जाती हैं। इसलिए तो आपको याद हो, अगर मैं आज आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊं तो आपको वो इतना जल्दी याद नहीं होगा बोर्ड पे, लेकिन अगर बचपन का वेपोराइजेशन टॉपिक याद हो, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में अपने को ऐसे ही कि ये एक बाउल है, इस बाउल में पानी रखा हुआ है, बाउल नहीं बाउल है ये, इसमें पानी रखा हुआ है और ये नीचे बर्नर लगा हुआ है और बर्नर से ये पानी गर्म हो रहा है और गर्म होने के बाद ये क्या बन रहा है? भाप बन रहा है। भाप बन के ऊपर उड़ के ये बादल बन जाता है और बादल जब कंडेंस हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो ये क्या कर देते हैं? बारिश कर देते हैं। पिक्चर के फॉर्म में समझाया, आपको हर एक स्टेप याद है। डायरेक्ट अगर टीचर आपको आके बताता कि पानी उबल रहा है, उससे बादल बन रहे हैं, लेकिन आपको कुछ याद रहे ना रहे, ये पिक्चर जरूर याद रहेगी। पिक्चर से आपको इवेपोरेशन याद रहेगा, इवेपोरेशन से आपको कंडेंस, वो इसका ये क्या बोलते हैं, बादल बनना याद रहेगा, फिर उनका कंडेंस होना याद रहेगा, और फिर जैसे ही वो कंडेंस हो जाते, ठंडे हो जाते हैं, वो भारी हो जाते हैं और भारी होके उनके नीचे गिरने से बारिश हो जाती है। प्रोसेस याद रहेगा। कैसे याद रहता है? क्योंकि वो पिक्चर की फॉर्म में समझाया गया था। मैं आपको बताऊं, जनरली खैर अभी तो आप तो अभी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हो, फैक्ट बेस्ड पेपर की तैयारी कर रहे हो। जनरली जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, आप उनकी एक बार कॉपी देखना, वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, एक एक दो दो पॉइंट लिखेंगे, लेकिन उन पॉइंट्स को इस तरीके से बनाते, यहाँ पे हेडिंग, फिर इस तरीके से उसके पॉइंट्स बना दिए, यहाँ पे एक बीच में हेडिंग, फिर उसके ऐसे 3-4 पॉइंट बना दिए, फिर यहाँ पे एक हेडिंग, उसके इस तरीके से 4 पॉइंट बना दी। तो वो डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं
और आप यकीन मानो, जब आप उसे पिक्चर की फॉर्म में, एक तो मैं आपको 4 पॉइंट डायरेक्ट लिखवा दूं और एक मैं पिक्चर के फॉर्म में आपको वो डायरेक्ट डायग्राम बना के वो लिखवा दूं, तो आपको याद रहेगा कि यहां ये वर्ड लिखा हुआ था, आपको ये तक याद रह जाता कि यहां ये वर्ड लिखा हुआ था। ये इसलिए क्यों? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट जनरेट हो गया, आपको वो स्टडी नहीं लग रही है। ठीक है, तो बिल्कुल करो। देखो ये चीजें ना टीचर की अप्लाई करवाई हुई नहीं होती हैं, इन्हें आपको खुद को, तभी मैंने आपको कहा कि आप अपने पेजेस ऐसे बना लीजिए वन वर्ड। मैं खुद बताती हूँ, आप मेरे खुद के फ्लैट पे जाके देखोगे, मैंने मेरा पूरा रूम भरा हुआ है, जगह 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 पिक्चर्स। जो चीज मुझे याद नहीं होती उसी को लिखा, चिपका दिया, मुझे कितनी बार दिखाई देगा, जितनी बार मैं आऊंगी जाऊंगी उठूंगी बैठूंगी मेरी उन पे नजर पड़ेगी और मुझे वो चीजें याद होंगी। क्योंकि आपकी तरह मैं भी आर्ट एंड कल्चर से बिल्कुल अनभिज्ञ थी, मतलब मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन अब मुझे बहुत कुछ आता है और अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी राजस्थान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। तो आप लोग इस चीज की आदत बना लो, ले डूबेगा आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री आपको। अगर आप सोच रहे हो ना कि 5-7 दिन में उनकी हो पाती है जिन्होंने कंटिन्यू पढ़ी है, वो कर पाते हैं। क्योंकि इतने राजा, इतने युद्ध, इतने उनकी, मतलब उनके तलवार घोड़े हाथी, शुक्र है कुत्ते बिल्ली नहीं पाले उन्होंने, वरना कुत्ते बिल्लियों के नाम याद रखने पड़ जाते। और वो तो छोड़ो, अभी जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे ना, उसमें पगड़ियों के नाम याद रखने लग गए, तो उसी में अच्छा ये और पूछ लेता था ये पगड़ी कौन से फंक्शन पे पहनी जाती है। इसलिए आर्ट एंड कल्चर को अभी से पढ़ना शुरू कर दो, आभूषण तो हो जाता है, आभूषण हो जाता है। मैं तो खुद कहती हूँ आभूषण इसलिए हो जाता है कि आपको सारे आभूषण कभी याद नहीं होंगे, लेकिन आपको 4 ऑप्शन में से ये पहचान लोगे, ये गले का है, ये यहाँ का है, बचा ये, तो ये आंसर होगा। एग्जैक्ट आंसर आपको, क्योंकि इतने आभूषण है, कान में पहनने के आभूषण, अरे रे रे, माथे के आभूषण, गले के आभूषण, नाम याद कर करके लेकिन आप उसकी पिक्चर देख लोगे ना, आपके माइंड में थोड़ा सा ऐसा सेट हो जाएगा, ये आभूषण ना मैंने कहीं ऊपर ही देखा था, ये पैरों वैरों के आसपास तो है नहीं, ये तो आंख नाक दांत के आसपास ही देखा था। दांतों के भी आभूषण याद करोगे, याद है? मैं कहते चुप, आया था ये, चुप, अभी वीडियो के एग्जाम में आया था। ठीक है, और चूप नाम से एक चोप होती है जो नाक में भी पहनी जाती है, तो चूप और चोप। और अगर उस चोप के ऊपर ऊपर बिंदी लग जाए तो वो चोप, इसको भी चोप बोल देते हैं। तो वो ये भी ध्यान रखना पड़ता है, बड़ा झंझट है राजस्थान में। तो देख लेना एक बार, है ना, आर्ट एंड कल्चर को तो घोट घोट के पी जाओ, जितना घोट लोगे उतना ही कम है। वो सर पढ़ा रहे होंगे ना, कविया सर। चलो अच्छा है, तो मेरे हिसाब से आर्ट एंड कल्चर तो कविया सर पढ़ाते हैं। अरे नहीं, आर्ट एंड कल्चर के राजस्थान के टीचर धुरंधर मिलेंगे, ये हकीकत है। मतलब मारवाड़ी, और जनरली इधर मारवाड़ी साइड के ही मिलेंगे, क्योंकि हम जैसे आप, हम और आप जैसे राजस्थानियों को तो चीजें ही नहीं आती है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, लिखिए। अच्छा चल रहा है ना, मतलब आर्ट एंड कल्चर वगैरह, तो उन चीजों को ना लिख लिख के चिपका लो और किताब जरूर पढ़ लेना, वरना क्योंकि इतना वास्ट है, यहाँ टीचर की भी गलती नहीं होती है, टीचर आपको ऊपर ऊपर से बता सकता है, डेप्थ में तो आपको ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना। नहीं, मैं ये कह रही हूं, मैं ये नहीं कह रही कि सर अच्छा पढ़, भाई हर एक फैकल्टी अपनी तरफ से बहुत अच्छा करके जाती है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा पार्ट है जिसमें कितना पढ़ाए टीचर, आपको जितना पढ़ाए उतना कम है।
इसलिए आपके पढ़ने की जरूरत है। आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजी में इनफ पढ़ा दिया, ठीक है चल जाएगा काम, ज्योग्राफी से काम चल जाएगा, हिस्ट्री से काम चल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर में काम नहीं चलता। राजस्थान का ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल, अच्छा ताजमहल, गंदा ताजमहल, गरीबों का ताजमहल, अमीरों का ताजमहल, ताजमहल जैसी छतरी, ताजमहल जैसा महल, अरे है। हाँ, भद्दी नकल, गरीबों का ताजमहल, मतलब क्वेश्चन पुट करने का तरीका कि आप कोटा से जा रहे हैं बूंदी की तरफ, आपको दाहिने हाथ की तरफ एक छतरी दिखाई देगी, बताओ किस। ये हकीकत में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मजाक की बात नहीं है। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर कोई हंसी मजाक नहीं है। सबसे वास्ट एंड सबसे ज्यादा कल्चर राजस्थान में है। पूरे इंडिया का कल्चर और राजस्थान का कल्चर राजस्थान का ही बड़ा है। मेरे तो समझ से ही बाहर रहती थी पहले, अब तो मैं खैर थोड़ा समझने लग गई। थोड़ा क्या, अब तो पूरा ही समझने लग गई। पहले तो आप लोगों की तो, मेरी तो खुद की हालत ऐसी रहती थी। और मैंने कभी किसी से, मेरी एक चीज और, मैंने आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी वगैरह कभी किसी से पढ़ी भी नहीं है, खुद से ही पढ़ी है। लेकिन खुद से पढ़ने में बड़ा मजा आता है। कोई पढ़ा देता है ना तो आपको आधी चीजें आ जाती है, और फिर खुद पढ़ते हो तो आपको 100% बहुत कुछ मिलता है। किताबें खोजोगे तब देखोगे क्वेश्चंस का तरीका। तो कोई नहीं, आप लोग पढ़ते रहो, अच्छी बात है। सर जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें आप जहां से जो भी पढ़ते हो ना, सर जहां लिखवा रहे हो वहां ना पेजेस छोड़ते रहा करो, स्पेस छोड़ते रहा करो। जैसे ये नोट्स बनाते हैं, बड़े अच्छे से नोट्स बनाते हो, देखो इनमें ना ऐड करना बड़ा ही इजी होता है। चीजें ना आप यहाँ पे कभी भी ऐड कर सकते हो, हमेशा पेज में। और अगर ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, तो हर एक टॉपिक के बाद ना आप एक दो पेज छोड़ दो और लिख लिया करो उनमें। और जो शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, इसमें पेपर चिपकाते हो, उस पेपर में लिखते रहो लिखते रहो, वन वर्ड में लिख लो। सबसे सुंदर ताजमहल, वो सबसे सुंदर छतरी, अपने शॉर्ट कोट्स बना लो, उसी को ही उसी तरीके से लिखो। मतलब एक पेज में आपके सारी छतरियां आ जाएं, एक पेज में आपके सारे गहने आ जाएं, इस तरीके से बनाओ और फिर उन्हें रटो। ठीक है, चलो लिखिए। देखिए, हमने निर्माण के आधार पर पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है प्रकृति के आधार पर। मैंने आपको बताया था प्रकृति के आधार पर 3 होते हैं उपागम, श्रव्य, दृश्य और तीसरा श्रव्य और दृश्य, है ना। अगर श्रव्य की बात करें तो उसमें आपका क्या आ जाता है, टेप रिकॉर्डर आ जाता है आपका, वो आ जाता है आपका रेडियो आ जाता है, जिसे आप केवल सुन सकते हैं। दृश्य जिसमें आप केवल देख सकते हैं। श्रव्य और दृश्य मतलब मैं यहाँ पे स्लाइड का यूज कर रही हूँ, आपको स्लाइड के उससे पढ़ा रही हूँ तो आप केवल देख पा रहे हो। लेकिन अगर मैं वही आपको टीवी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ा रही हूँ विद ऑडियो एंड वीडियो, तो वो क्या हो जाएगा, श्रव्य और दृश्य दोनों। तो लिखिए, प्रकृति के आधार पर, है ना, प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहला लिखिए श्रव्य, श्रव्य सामग्री। सबसे पहले लिखिए श्रव्य सामग्री। इसे द्विमाध्यम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द्विमाध्यम। मैं बता दूंगी कि इसे द्विमाध्यम क्यों बोला जाता है ना। इसे क्या बोला जाता है, द्विमाध्यम। लिखिए, ऐसी सहायक सामग्री, ऐसी सहायक सामग्री जिसके द्वारा, ऐसी सहायक सामग्री जिसके द्वारा विद्यार्थी किसी विषय वस्तु, किसी विषय वस्तु को सुनने, किसी विषय वस्तु को सुनने
किसी विषय वस्तु को सुनते हैं, किसी विषय वस्तु को सुनते हैं और सुनने के आधार पर अधिगम की प्राप्ति करते हैं, और सुनने के आधार पर अधिगम की प्राप्ति करते हैं। कुल मिला के सुन के जो अधिगम किया जाता है, सुन के, है ना, सुनने वाले सामग्री के माध्यम से जो अधिगम किया जाता है वही आपका क्या है, श्रव्य अधिगम। इसे आप ब्रैकेट में वैसे सुनने वाली सामग्रियों के माध्यम से अधिगम, सुनने वाली सामग्रियों के माध्यम से अधिगम। अब देखिए इसे द्विमाध्यम क्यों बोला गया है? इसे द्विमाध्यम इसलिए बोला गया है, एक जहां से प्रसारण हो रहा है, एक तो जहां से प्रसारण हो रहा है एक माध्यम, और एक जहां से आप सुन रहे हैं दूसरा माध्यम। रेडियो से आप सुन रहे हैं तो वो डायरेक्ट रेडियो, वहां तो कोई रेडियो के अंदर तो घुस के बोल नहीं रहा, एक ऐसा माध्यम है जहां से आपको सुनने के लिए वो चीजें भेजी जा रही हैं और प्रसारण के माध्यम से आप उसे देख पा रहे हैं। तो द्विमाध्यम हो गया, एक जहां से प्रसारण किया जा रहा है और एक जहां पे प्रसारण हो रहा है या सुना जा रहा है, वो क्या हो गए, दो माध्यम। इसलिए इसे क्या बोला गया है, द्विमाध्यम। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही, यहां पर जहां से प्रसारण होता है, यहां पर जहां से प्रसारण होता है, यहां पर जहां से प्रसारण होता है और जो सुनता है, यहां पर जहां से प्रसारण होता है और जो सुनता है, उसके बीच कम से कम दो माध्यम होते हैं, उसके बीच कम से कम दो माध्यम होते हैं। इसलिए इसे द्विमाध्यम सामग्री कहते हैं, इसलिए इसे द्विमाध्यम सामग्री कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, रेडियो, ग्रामोफोन, अब तो नहीं चलते, वो ग्रामोफोन चलते थे ना, वो फूल जैसा, वो एक बड़ा ही गंदा बना दिया, कुछ ऐसा नहीं, अभी भी गंदा ही बन रहा है, चलो कुछ ऐसा बना हुआ रहता है और उसपे वो बड़ी सी चक्की सी घूमती रहती है, सीडी टाइप से डिस्क जो घूमती रहती है ना, हाँ वो ऐसा ही कुछ होता है ना। हाँ हाँ, चलो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ऑडियो रिकॉर्डर, टेलीफोन आदि, टेलीफोन आदि, ये सारे के सारे वो माध्यम है जिनके माध्यम से केवल आप सुन पाते हैं, केवल आप सुन पाते हैं। क्या हो गई ये, श्रव्य सामग्री। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री, और ब्रैकेट में इसे लिख दीजिए एकल माध्यम। एकल माध्यम मतलब एक ही माध्यम होता है इसमें,
मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूं तो ये कोई और माध्यम थोड़ी, ये डायरेक्ट आपके सामने आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एक माध्यम। क्या हो गया, एक माध्यम। तो लिखिए इसे एकल माध्यम, एकल, एकल माध्यम। दृश्य का मतलब देखकर, ऐसी सामग्री, ऐसी सहायक सामग्री, ऐसी सहायक सामग्री, ऐसी सहायक सामग्री जो केवल, ऐसी सहायक सामग्री जो केवल, जो केवल दृश्य के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से या दिखाई देने के आधार पर, दृश्य के माध्यम से या दिखाई देने के आधार पर अधिगम की मात्रा को बढ़ाती है, अधिगम की मात्रा को बढ़ाती है, मतलब सीखने की जो मात्रा है उसको बढ़ा देती है। क्या कहते हैं उसे, दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री। एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्रदर्शन, एग्जीबिशन वगैरह जो होती है आपके सामने, स्थिर चित्र, जो भी कोई डायग्राम है उसे स्थिर चित्र, है ना। दृश्य प्रतीक, आपके सामने कोई भी दृश्य दिखा दिया गया है प्रतीक के रूप में, हिल डुल ना रहा हो। मानचित्र, ट्रांसलेटर हो, एटलस, मानचित्र, एटलस, मैप, भित्ति चित्र, भित्ति चित्र, भित्ति चित्र का मतलब होता है, हाँ स्कल्पचर, दीवारों पे जो वॉल पेंट, हाँ वॉल पेंटिंग, दीवारों पे जो की जाती है भित्ति चित्र, ठीक है। भित्ति चित्र की एक पद्धति है आला गीला पद्धति, हाँ पूछी गई है। आला गीला पद्धति किससे संबंधित है, भित्ति चित्रण से, भित्ति चित्रण से संबंधित। ब्लू पोट्री नहीं, भित्ति चित्रण भी हस्तकला में ही आती है, हस्तकला में ही आती है। ब्लू पोट्री हस्तकला में आती है, अपनी जयपुर की है, और कुछ नहीं है। अब वो आपसे ब्लू पोट्री नहीं पूछेगा, क्योंकि उसमें तो ब्लू एंड व्हाइट कलर ही होता है। वो पूछ लेगा कि ऐसे किसने है जिन्होंने इसके अंदर और रंगों का प्रयोग किया है, 25 रंगों का, और है ना, कृपाल सिंह शेखावत, उसे कृपाल शैली बोला जाता है। हाँ 25 और कलर का, पहले इसके अंदर व्हाइट और ब्लू कलर का ही यूज होता था। ब्लू पोट्री के अंदर, ब्लू के नाम से ही पता चल रहा है, चीनी मिट्टी के ऐसे बर्तन होते हो जिनके ऊपर ब्लू ब्लू फ्लावर्स वगैरह के वो होता है। लेकिन आजकल आप देखोगे कि वो अन्य कलर में भी आने लग गए। तो सबसे पहले कृपाल सिंह शेखावत ने इसमें पद्मश्री से सम्मानित है, इन्होंने अन्य कलर का यूज किया था, और इसे कृपाल शैली भी बोला जाता है। तो ये ब्लू पोट्री है जो आगे चलकर कृपाल शैली के नाम से जानी जा रही, क्योंकि इसमें और अन्य रंगों का प्रयोग किया। तो आपसे इतना भी इजी नहीं पूछेगा, बहुत घुमाएगा, इतना घुमाएगा, इतना घुमाएगा, जो आता है वो भूल जाओगे, है ना। आरएसएसएम भी लेगा आपका पेपर, आरपीएससी ले रहा होता ना तो आपको इतनी हेडेक नहीं थी, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ले रहा होता।
अधीनस्थ बोर्ड का पेपर बहुत टफ आता है। वो क्या करते हैं पता नहीं, क्या उठा ले। आरपीएससी ने भी डाला है, आरपीएससी ने 60-60, 70-70 नंबर का नॉर्मलाइजेशन किया है एसीएफ में, लेकिन यहाँ इसका पेपर पैटर्न सही होता है। अच्छा पेपर नहीं, पेपर का लेवल ना इसका ज्यादा अच्छा होता है, पटवारी वगैरह का इनका टफ होता है। चलो, पेपर जितने ऊपर के लेवल का होता जाएगा ना, पेपर उतना टफ नहीं रहता है, क्योंकि वहां तक लोग कम ही सोचते, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पास कर जाएंगे प्री को तो मेंस में रुकना है, मेंस को तो इंटरव्यू में। लेकिन ये जिसमें एक ही पेपर होना होता है ना, उसका लेवल बहुत टफ कर दिया जाता है, क्योंकि वो एलिमिनेट करने का एक ही वे होता है ना। वरना आप लोग पटवारी से पता लगा लेना, अच्छे अच्छों की वो हो गई है। चलिए लिख लो इसी में, बुलेटिन बोर्ड, चार्ट आदि क्या है ये, दृश्य साधन। आदि क्या है, दृश्य साधन। ये रीट वाले हैं। हाँ, इनमें अरे कोई धार्मिक वार्मिक महत्व तो नहीं होता है, इनको निकलते हुए देखना, रेवड़ भी इनसे ज्यादा शांति से निकल जाता है। रीट वाले लेबर नहीं, रेवड़, भेड़ बकरियों का। हाँ, हार्ड ऑफ शिप्स है ना, तो वो भी शांति से निकल जाता है इन रीट वालों से तो। मैं सच्ची बताती हूँ, आप लोगों के कंपैरेटिव उनका सोचने समझने की क्षमता भी बहुत कम होती है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कंप्यूटर वाले स्टूडेंट ज्यादा स्मार्ट होते हैं अगर पढ़ते हैं तो, वरना वो भी रीड जैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी सोचने की क्षमता ज्यादा अच्छी होती है। पेपर पास करने के लिए ही सही, उन्हें पढ़ना तो वहां भी पड़ा, तो उनके कंपैरेटिव ज्यादा अच्छे से। आप उनको देखना, सच्ची बता रहे हैं, आप एक ही तरीके से बताओगे ना, वो उसी तरीके से समझेंगे। आपने थोड़ा सा भी तरीका चेंज करने की कोशिश की तो वो टीचर बदलवा देते हैं। हाँ, उनको ज्यादा स्मार्ट टीचर नहीं चाहिए होता है ना। उनको ज्यादा वोलेटाइल टीचर नहीं चाहिए होता है, उन्हें तो उन्हीं के जैसा ही टीचर चाहिए होता है। और बाल को थे कैया हो ऐसे वाले। मैं बता रही हूँ ना, आप कहीं कर रहे हो थे टाबरियो बाल को, और ये इस तरीके की लैंग्वेज में ही वो खुश रहते हैं। उन्हें देखो, अगर आप सिस्टम में जुड़ने जा रहे हो और आप कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो बी सेंसिबल। आपके अंदर ना थोड़ा सा तहजीब और तमीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसकी उन्हें बहुत सख्त आवश्यकता होती है। साइकोलॉजी, अरे वो साइकोलॉजी इतने अच्छे से पढ़ के जाते पर उसका यूज 0% भी नहीं करते हैं। सच्ची बता रहे, साइकोलॉजी उन्हें यही चीजें तो सिखाती है, वो बच्चों को, वो अलग ही लेवल के हो जाते हैं। तो रीट वाले टीचर से बाकी के सब्जेक्ट वाले नहीं पढ़ सकते, और बाकी के सब्जेक्ट वालों से रीट वाले नहीं पढ़ सकते। सेकंड ग्रेड वाले पढ़ लेंगे, फर्स्ट ग्रेड वाले अच्छे टीचर से पढ़ लेंगे, रीट वाले ना पढ़े, उनको तो वैसा ही चाहिए। चलिए कोई नहीं, फर्स्ट सेकंड ग्रेड में रीट कैसे, रीट किसके लिए है ये, थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, ग्रेड थर्ड, सॉरी थर्ड ग्रेड नहीं, ग्रेड थर्ड के लिए। बहुत फर्क है, थर्ड ग्रेड का मतलब है कि मैं आपका स्टैंडर्ड बता रही हूँ, अरे थर्ड ग्रेड है ये तो। ग्रेड थर्ड का मतलब होता है कि इनकी ग्रेड पे, इनका जो ग्रेड पे लगती है ना, इनका जो ग्रेड होता है वो तीसरे ग्रेड के होते हैं। थर्ड ग्रेड का मतलब तो स्टैंडर्ड। और ये हमेशा कहेंगे हाँ हम थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, करो। हमेशा ग्रेड बोला जाता है, आप ग्रेड सेकंड में आओगे, सेकंड ग्रेड टीचर नहीं है। ए, ये थर्ड ग्रेड पढ़ा है, थर्ड क्लास है।
वो स्टैंडर्ड को बताता है। और ग्रेड थर्ड, सीबीएसई वाले ऐसे ही बोलते हैं, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड। आरबीएसई वाले थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अरे मैं थर्ड ग्रेड हूं, पता है? अरे हाँ हो, हमें पता है ना? मेरी शक्ल से नहीं, इधर नहीं, यहाँ नेट क्वालिफाइड हूं मैं, नेट। हाँ, चलिए लिखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री। बस ये लास्ट है, ये लिख दो, दृश्य श्रव्य सामग्री। आज नेटवर्किंग की क्लास नहीं है। दृश्य श्रव्य सामग्री, बस ये एक लास्ट पॉइंट है, कुछ नहीं है इसके अंदर, लिख दो। वह सामग्री जिसमें सुनाई देने के साथ साथ दिखाई भी देता है। पिक्चर्स नहीं, मूवी। पिक्चर का मतलब तो तस्वीर होता है। हरी मारवाड़ी में पिक्चर भी नहीं बोलते, वो कुछ और बोलते हैं। फिल्म भी नहीं, फिल्म। ठीक है, वह सामग्री जिसमें सुनाई देने के साथ साथ दिखाई भी देता है, यह सर्वोत्तम प्रकार की सहायक सामग्री मानी जाती है, क्योंकि इसमें दिखता भी है और सुनाई भी देता है। यह सर्वोत्तम प्रकार की सहायक सामग्री मानी जाती है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, टीवी सहायक सामग्री मानी जाती है। यह सर्वोत्तम प्रकार की सहायक सामग्री मानी जाती है। लिखिए, टीवी, कंप्यूटर, टीवी, कंप्यूटर, वीसीआर आजकल नहीं चलते हैं, मोटी कैसेट वाले, है ना? सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल, जूम। जूम से भी आजकल टीचिंग करवाई जाती है ना, ठीक है? तो वो कंप्यूटर में ही, फोन में ही आ गए हैं सारे। इंटरनेट आदि साधनों का उपयोग दृश्य और श्रव्य सामग्रियों में होता है। अब आपका ज्यादा नहीं बचा है, 4-5 दिन का ही सिलेबस बचा है, फिर पेडागोजी खत्म। फिर एक दिन आपको क्वेश्चंस करवा दे जाएंगे, उस दिन हम 2 घंटे की क्लास ही लेंगे। हाँ, फिर मैं छोड़ के चली जाऊंगी आप लोगों को, दूसरे बैच को पढ़ाने। चलिए।